तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये जरूरी है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा? हर बार ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कि हो सकता है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो जाए। हमने फोर्स लगाया इधर, देखिए हमने मान लिया, अभी तक हमने क्या देखा था कि हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर गया जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स था, उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया लेकिन जरूरी नहीं है हमारा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो। हमारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसी और डायरेक्शन में हो जाए, ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाए इस तरह से। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है हमने एक स्लोपिंग सरफेस लिया, स्लोपिंग सरफेस, और हम इधर से इस बॉक्स में, जैसे हम बाइक या स्कूटर या स्कूटी को अपने घर में जो सीढ़ियां होती हैं जब अंदर चढ़ाते हैं तो स्लोपिंग सरफेस होता है, तो स्लोपिंग सरफेस पे चढ़ाते हैं तो हम कैसा धक्का लगाते हैं? हम धक्का तो हम सीधा ही लगाते हैं, हम धक्का ऐसे तो नहीं लगाते ऊपर को, हम तो धक्का सीधा ही लगाते हैं। ठीक है, मतलब हम फोर्स तो सीधा ही देते हैं लेकिन ये स्लोप होने की वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ, कुछ हद तक ऊपर की तरफ होने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमने इसमें फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होने लगा ऊपर, ऐसा नहीं है। स्लोपिंग सरफेस पे ही इसका डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन के अलावा किसी दूसरी डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस कर सकता है। तो फिर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे उस कंडीशन में? वर्क डन कैलकुलेट करने का क्या हमारा वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने पहले यूज किया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? नहीं फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में होगी। डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स की डायरेक्शन में है उसी वक्त उस कंडीशन में, ये एक पर्टिकुलर केस है, दिस इज नॉट द कंप्लीट फॉर्मूला, दिस इज अ पर्टिकुलर केस। जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग है उस वक्त ही हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस वक्त हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में हो गया, थोड़ा स्लोपिंग सरफेस में हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई है। उस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक एंगल क्रिएट हो गया है। There is an angle between the direction of force, this is the direction of force, this is the direction of force and this is the direction of displacement. Okay, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो डायरेक्शन है, यही ना फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया है, तो उस वक्त हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। इस कंडीशन में हमारे पास वर्क डन निकालने के लिए दो तरीके हैं, दो मेथड है। उनमें से पहला जो मेथड है वो ये है, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या है? ठीक है, देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। एक ये है ऑब्जेक्ट, इस जगह पर है इनिशियल पोजीशन, और ये एक स्लोपिंग सरफेस है। ठीक है, हम इस डायरेक्शन से इस पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने का हमारा जो डायरेक्शन है वो ये है, फोर्स हम इस डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, कोई फोर्स लगा रहे हैं एफ। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे तो जाएगा नहीं आगे, ये तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, स्लोपिंग सरफेस है क्योंकि यहां लगा देते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स, दिस इज आवर फोर्स, ये हम फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी, डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस यहां पर आ जाएगा, ये कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट अब यहां पे आ गया। ठीक है, तो हुआ क्या, हमने फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल, लेकिन हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, फोर्स की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, ये ए पॉइंट से इस सी पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, हमारे फोर्स की वजह से। अब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन निकालने का एक ही फॉर्मूला अभी तक हमें पता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें तो यही पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है? दिस डिस्प्लेसमेंट इज ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है,
ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम फोर्स की डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो ये वाली है, AC अलोंग AC। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है, हमें ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट होनी जरूरी है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो अब हम यूज करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राइंगल। कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे पता लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, क्योंकि अभी हमें इसमें सिर्फ एक वैल्यू पता है। अगर ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये उसका हाइपोटेनियस हो गया। AC इज द हाइपोटेनियस, ठीक है, जो हमें गिवन है, और हमें निकालना है AB। तो हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इन ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC। बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन कॉस देता है हमें, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस कितना है? एंगल थीटा के लिए बेस क्या होगा? बेस इज AB एंड हाइपोटेनियस, व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस 90 के सामने AC, ठीक है। ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है AB। व्हाट विल बी AB? AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AC इंटू कॉस थीटा, AC इंटू कॉस थीटा, ठीक है। AB क्या है जो हमें पता करना था? AB तो वही चीज है ना, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही तो हमें पता करना था, ठीक है। और दूसरा AC क्या है? व्हाट इज AC? AC इज डिस्प्लेसमेंट जो हमें गिवन होगी, तो हम यहां लिख सकते हैं S इंटू कॉस थीटा, ओके, दिस इज AB। अब हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो वी हैव वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही चीज मैं यहां लिख रहा हूं, वर्ड्स में लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने अभी भी निकाला है, जिसे हम AB बोल रहे हैं। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यही है ना, S cos थीटा, S cos थीटा। तो ये हमारे पास वर्क की एक एक्सप्रेशन आ गई है, एक फॉर्मूला आ गया है, जिसे हम बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या इसको बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज कॉल्ड, दिस वैल्यू इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसी चीज को बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, S cos थीटा। इसी वैल्यू को बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हमारे पास ये S है तो ये S cos थीटा होगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हमने इस थीटा एंगल की मदद से हमने इसको निकाल दिया और अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया, जहां वर्क डन का फॉर्मूला था उसमें पुट कर दिया। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जगह कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने यूज किया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है ये ब्रह्मास्त्र, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया? बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जो मैं बताऊंगा वो क्या होगा? बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इतना चेंज करना है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा और अब बोर भी नहीं हो रहे होंगे शायद, मे बी, उम्मीद ऐसी है। अगर हो रहे हैं तो कर भी कर सकते हैं हम, हाँ? डांस तो करके मैं दिखा नहीं सकता आपको, ठीक है। अब देख ले तो कोई बात नहीं, चलते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड मेथड है बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ, बदल देते हैं यहीं पर, ठीक है, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस बार हम फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो डायग्राम सेम वैसे ही बनाएंगे। एक इंक्लाइंड प्लेन है, हमें इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को, ठीक है, एक फोर्स लगा रहे हैं इस पे, हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे,
ठीक है, फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, और ये बॉडी यहां तक डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एस से नोट करेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट यहां तक ही नाम देते हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा, हमने इसको नाम दिया था क्या, ए, अच्छा जी। और ये वो डायरेक्शन है जो फोर्स की थी, फोर्स की नेचुरल डायरेक्शन, ऑर्गेनिक। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला था, पिछली बार हमने ये डायग्राम बनाया था, यहाँ पे हमने बी नाम दिया था। क्या चेंज होगा, यहाँ पर थीटा एंगल था, तो चेंज क्या होगा इस बार, सर चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा माय फ्रेंड्स, इस बार हम फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। हमने पिछली बार ये निकाला था, हमने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दिया था दो पार्ट्स में, तो हम क्या करेंगे, ये चेंज करेंगे, ठीक है। हम इसको, हाँ थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा इस तरह से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वाली जो लाइन है, डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन है उसको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, और फोर्स की डायरेक्शन को भी, और किसी पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे, कोई एक पॉइंट P, वहां से इस डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो हमारा ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन, जो फोर्स, जिस फोर्स ने इसको यहां तक पहुंचाया ये वही फोर्स है, ठीक है। ये P पॉइंट है, इसको A नाम दिया, B C, ये C हो गया, इसको हम D नाम देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, इस बार क्या कर रहे हैं हम, काम वही है, सब कुछ स्थिति वैसी है, कंडीशन वही है, सिचुएशन वही है हमारे पास, हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ब्रह्मास्त्र, इसको हम दूसरे मेथड से लेके आएंगे। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ADP, ठीक है, राइट ट्राइंगल ADP, इसमें फिर वही चीज, ये जो PA जो है, PA, ये है हमारा फोर्स की डायरेक्शन है, और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो पिछले मेथड में हमने वर्क डन कैसे निकाला था, हमने वर्क डन निकालने के लिए क्या यूज किया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू, मतलब हमने क्या किया था पिछली बार, PA इंटू AB, हमने यही किया था ना, PA इंटू AB। इस बार हम क्या करेंगे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमारा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट, ये था डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना, फोर्स की जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, इतना हो रहा था। और ये क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ओरिजिनल और डिस्प्लेसमेंट उसी की डायरेक्शन में, ये है फोर्स। वैसे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है उसमें फोर्स ये वाला कंपोनेंट लगेगा सिर्फ, ठीक है। ये कंप्लीट फोर्स काम नहीं करेगा इस डायरेक्शन में, इसका कुछ पार्ट काम करेगा। और जिस तरह से जब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये कंपोनेंट ये भी बढ़ता जाएगा, तो ये कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। ये चीज मैं अभी बताऊंगा आपको, जब फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा निकल के, तब बताऊंगा कैसे बढ़ती और घटती है। इन ट्राइंगल ADP, कॉस थीटा यहां से निकालेंगे अगर हम, ठीक है, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस, दिस इज बेस एंगल के साथ, एंड दिस इज अवर हाइपोटेनियस, ठीक है, AD अपॉन PA, ओके। देन cos थीटा इज इक्वल्स टू AD, व्हाट इज AD, AD तो निकालना ही है, व्हाट इज PA, PA इज फोर्स, PA इज अवर फोर्स, ठीक है। तो यहां से AD की वैल्यू कैलकुलेट की हमने, तो AD कितना आ जाएगा, F इंटू कॉस थीटा, ये हमारा AD हो गया, ठीक है। तो अब इस AD को वर्क डन निकालने के तरीके, जो फॉर्मूला है हमारा, वर्क डन क्या होगा, पहले हमने वर्क डन कैसे निकाला था फ्रेंड्स, मैं बार बार इसीलिए पूछा हूं, इससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे निकालते हैं वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाली ले सकते हो आप, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो आप, दिस इनटू दिस या दिस इनटू दिस, ठीक है, दिस इनटू दिस, PA इंटू AB, या फिर DA इंटू AC, DA और AD एक ही बात है ना।
ठीक है, तो ये वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा इस बार? वही, इस बार हम लिखेंगे डी ए या ए डी इंटू ए सी। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ए डी कितना? ए डी हमने निकाला हुआ है अभी, फोर्स इंटू कॉस थीटा इंटू ए सी क्या है? व्हाट इज ए सी? ए सी इज अवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस यहां से क्या बन गया? ये यहां से भी वही बन गया, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन निकालने का ब्रह्मास्त्र हमारा दूसरे रास्ते से होता हुआ आया और वो भी सेम ही आया। आप ये देख लीजिए, ये सेम ही है। वही फॉर्मूला है जो हमने पिछले मेथड से निकाला था, वही फॉर्मूला इस मेथड से निकला है। मतलब ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है और ये है ब्रह्मास्त्र। मतलब इस फॉर्मूले को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जो हमारा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था दोस्तों, ये फॉर्मूला लिमिटेड था। यह तभी लगा सकते थे जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में, ये तभी अप्लाई होता। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये हम किसी भी कंडीशन में लगा सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले से एक मिनट करता हूं इसको पहले मैं। तो अब इस फॉर्मूले से क्लियर है कि हमारा जो वर्क है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 3 बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? 1 2 3। पहला फैक्टर क्या है हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, कि फोर्स की वैल्यू है कितनी, एफ। दूसरा जो फैक्टर है हमारा वो है एस, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू जो होती है ना नंबर्स में, वो नंबर्स में अगर ज्यादा है एस की वैल्यू तो फोर्स, तो वर्क डन ज्यादा ही होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं। कुछ बुक्स में डी से भी नोट कर सकते हैं इसको ना, डी से भी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, जो भी है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग अपने अपने राग हैं सबके। ठीक है, अपने अपने सुर ताल है, लेकिन एस से डिनोट यूजुअली किया जाता है। एंड द थर्ड वन, जो नया फैक्टर आया हमारे पास, वो है थीटा। थीटा एक्चुअली में इसको हम कोसाइन ऑफ थीटा लिखें तो ज़्यादा बेटर है। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही नोट करता हूं, हटा देते हैं, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एफ और एस के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज थीटा। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स पे, इन दोनों के बीच के एंगल के कॉस पे डिपेंड करेगा, कोसाइन पे डिपेंड करेगा। तो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा कि हमारे वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए, एफ जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एफ होगा, अगर एफ की वैल्यू 2 लगाई मैंने, बाकी सब कांस्टेंट है, मान लिया इसकी वैल्यू 10, इतने की वैल्यू 10 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 10 20 हो गया। मैंने इसको 4 कर दिया तो 4 इंटू 10 40। मैंने इसको 5 कर दिया तो 5 इंटू 10 50। मतलब जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे वर्क की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा हमारा तो वर्क की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन थीटा, ठीक है, ये समझने की चीज है कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, एंगल 30, 45, 60, 90, जैसे जैसे बढ़ती है वैल्यू, कॉस की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, देखिए कॉस 0 डिग्री होता है 1, ठीक है, एंड कॉस 30 डिग्री। ये मैं स्टैंडर्ड एंगल्स दिखा रहा हूँ, इनके बीच के जितने भी एंगल्स हैं सभी पे सेम रूल अप्लाई होगा। कॉस 30 इज √3/2 एंड कॉस 45 इज 1/√2 and cos 60 is 1/2 and cos 90 डिग्री is 0। और एक और याद रखेंगे आप, cos 180 डिग्री is -1। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, उधर लिख दिया।
cos 180 डिग्री -1 होता है। देखिए 1 से √3/2 हुआ। अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो पता लगेगा एग्जैक्टली, आप करके देख सकते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे पता लगेगा इसकी वैल्यू कितनी है। इसी तरह से इसकी वैल्यू, और ये देखिए तो साफ नजर आ रहा है, ये 1 था, यहाँ पर हाफ हो गया है, ठीक है, कम हो गया, 0 हो गया और भी कम हो गया, नेगेटिव हो गया और भी कम हो गया। समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वो वैल्यू कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वर्क डन कम होता जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वर्क डन कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा स्पेशल केसेस देखते हैं, कुछ फॉर्म में से जुड़े हुए कुछ स्पेशल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मत जाइए, ध्यान से देखिए। 100% यहां से बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल केसेस, ठीक है, स्पेशल केसेस। मतलब हमारा जो ये फॉर्मूला है W = F(S cos थीटा), F × S × cos थीटा, इसमें कुछ स्पेशल केसेस होंगे कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब ये फॉर्मूला क्या होगा, कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा, कब वो 0 होगा। तो ये सारी कंडीशंस हम यहां स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में है, जब डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है। अभी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो उस वक्त थीटा की जो वैल्यू होगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का जो एंगल है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो उस वक्त थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लगाएंगे तो वर्क कितना आ जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 इसमें पुट करोगे तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा, F × S, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होगा उस वक्त वर्क की वैल्यू F × S से मिल जाएगी। दूसरा केस, इसका एग्जांपल क्या है, कोई भी इंसान जमीन से कुछ सामान उठाता है, जमीन से लिफ्ट करता है कोई लोड, और मैं जैसे इसी को उठाता हूं, जैसे इसको उठाया मैंने, ये कीबोर्ड उठाया और ऐसे करके अपने सिर पे रख लिया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, देखिए मैंने यहां से, ये लोड है और इस आदमी ने ये लोड, अरे ये तो दूर हो गया, थोड़ा पास करते हैं इसको, इसने ये लोड उठाया और उठाया ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो उठाने में इसकी डायरेक्शन ऊपर थी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, लेकिन इसने जो फोर्स लगाया वो ऊपर को लगाया और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो भी ऊपर को हुई है, ठीक है। इस कुली ने जो फोर्स लगाया वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाया और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ऑब्जेक्ट की वो भी ऊपर की तरफ, मतलब सेम डायरेक्शन में हुई है। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये उसका एक एग्जांपल है जिसमें एक ही डायरेक्शन में दोनों हैं, तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 हो गई उस एग्जांपल में, ठीक है। दूसरा कोई एग्जांपल, जैसे अगर मैं किसी चीज में, गाड़ी में धक्का लगाने लगे हम लोग, गाड़ी में धक्का लगा, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी आगे चलने लगी, है ना, कोई कार खड़ी है या स्कूटी में धक्का लगा रहे हैं हम और वो आगे चलने लगे, तो हमारा जो फोर्स है वो जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वो हमारा वहां पर एंगल जो होगा वो 0 होगा और उस वक्त वर्क की जो वैल्यू होगी F × S आ जाएगी, ठीक है। ऐसे केस में हम कहते हैं वर्क इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। दूसरा एग्जांपल हो सकता है फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। देखिए फ्री फॉल, ये देखिए फ्री फॉल, है ना, देखा आपने। अब फ्री फॉल में देखना क्या, भाई फ्री फॉल में ये देखना है कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नीचे की डायरेक्शन में है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की डायरेक्शन में ही है, मतलब अर्थ जो फोर्स लगा रही है इस पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ लग रहा है और इसका जो मोशन हो रहा है वो भी नीचे की तरफ ही है, मतलब सेम डायरेक्शन, दोनों की सेम डायरेक्शन है। वो भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा जहां पर थीटा की वैल्यू 0, वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दिस केस इज पॉजिटिव। ओके, केस नंबर 2,
केस नंबर 2, जब जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, जब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स के नॉर्मल हो जाए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ये हमारा मान लिया फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाए, दोनों के बीच का एंगल हो जाए 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वक्त? 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? सॉरी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। आई एम वेरी सॉरी, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0, दैट इज कम्स आउट टू बी 0। वर्क डन इस केस में 0। ऐसा कोई एग्जांपल भी है? ऐसा कोई एग्जांपल है क्या? यस, ऐसा एग्जांपल है। कोई इंसान किसी ऑब्जेक्ट को उठा के इस तरह से ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है, और वो चल रहा है भाई, ऐसे चल रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब इस केस में क्या हो रहा है वो देखो। लोड, ये इंसान है, इसने अपने सिर पे यहां लोड रखा हुआ है, तो इसका जो फोर्स है, इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो तो नीचे की तरफ खींचेगा इसको, मतलब इससे फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसका मूवमेंट हो रहा है आगे की तरफ, ठीक है, मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है। दोनों के बीच में देखिए एंगल कितना बन रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे और मूवमेंट आगे, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। जब ऐसा केस हो, एंगल उनके बीच में 90 डिग्री आ जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यही वो वाला केस है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स नॉर्मल हो जाएंगे एक दूसरे के, और उस वक्त वर्क डन 0। इसका मतलब कूली जो सामान लेके जाते हैं वो कोई काम नहीं करते, उन्हें पैसा किस बात का देते हैं फिर हम? सोचिए, सोचने वाली बात है। वो कोई काम तो करते नहीं है, उन्हें पैसा किस बात का देते हैं? मतलब साइंस की भाषा में देखें तो वो कोई काम नहीं कर रहे जी, है ना? वैसे तो वो काम कर ही रहे हैं ना, मेहनत का काम है। आप थोड़ी देर लेके भी खड़े हो जाओगे तो थक जाओगे, थक तो ये भी जाता है, थक हम भी जाएंगे, सामान लेके खड़े जाएंगे तो थक जाएंगे, सामान लेके चलेंगे थक जाएंगे। लेकिन आप साइंस की भाषा में बोल रहे हैं कि वर्क ही नहीं हो रहा जी उसमें, वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0। हाँ, तो ठीक है, इस केस में हम क्या कहेंगे कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, जिसको हम वेट के नाम से जानते हैं। ये वर्क डन मत समझना, मैं अभी लिखता ही नहीं, यहाँ पे फोर्स लिख देता हूं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, वो फोर्स कोई काम नहीं कर रहा, वो फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है इस वक्त, ठीक है। मूवमेंट आगे को है, फोर्स नीचे को लग रहा है, तो इस वक्त ये वाला फोर्स इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। In this particular case, Cooley is not doing any work against the force of gravity. Against the force of gravity. Force of gravity के अगेंस्ट में वो कोई काम नहीं कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा इस केस में कोई काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट जरूर काम कर रहा है, ठीक है। जब वो आगे चलता है तो एयर का फ्रिक्शन तो काम करता ही है ना, तो एयर का जो फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट वो काम कर रहा है। तो कूली इज वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके अगेंस्ट वो कोई काम नहीं कर रहा है। 0 वर्क का जो केस है उसमें दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? दूसरा एग्जांपल फ्रेंड्स ये हो सकता है कि जैसे सन के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है इस तरह से, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर इस तरह से घूमता है जब, ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, इस तरह से वो घूमती है चारों ओर, ठीक है। अर्थ सन के चारों ओर या फिर मून अर्थ के चारों ओर इसी तरह से घूमता है, ठीक है। तो घूमते वक्त होता क्या है कि इसका जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, मान लिया वो ऐसे घूम रही है, तो इसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो इस वक्त कैसी है? ऐसी डायरेक्शन है ना। अभी हम सिर्फ इस पॉइंट पे देख रहे हैं, एट एनी इंस्टेंट, मान लिया अर्थ यहाँ पर है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, अर्थ, तो अर्थ की मूवमेंट की डायरेक्शन ये है,
ठीक है, और इस पे जो फोर्स काम कर रहा है वो सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाला फोर्स काम करेगा, वो इसे अंदर की तरफ खींच रहा है। तो देखिए दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि ये है रेडियस इस सर्कल का, ये रेडियस और ये टेंजेंट। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, मान लिया ये अर्थ यहां पे आ गई तो इस जगह टेंजेंट खींची जाएगी, तो मूवमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। उस वक्त भी यहां से जो फोर्स है ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, तो फोर्स से इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा। किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए, ठीक है, यहां पे इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी और फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ इस तरह से होगी, तो दोनों के बीच का एंगल देखिए 90 डिग्री। हमेशा यहां पर जो एंगल है वो दोनों के बीच में फोर्स और मूवमेंट, जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की, वो हमेशा 90 डिग्री बनी रहती है। और इसी वजह से यहां पर हर इंस्टेंट पे जो वर्क डन है वो जीरो होगा, क्योंकि एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, एंगल 90 होगा तो वर्क जीरो आएगा। ठीक है, और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, मान लिया पूरा एक चक्कर लगा के वो पृथ्वी यहां पे आती है, पृथ्वी यहां से शुरू होती है घूमना, माना सपोज यहां से शुरू हुई, वो घूमते हुए वापस यहां पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जीरो, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उस वक्त वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लगाएं यहां डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा, तो फोर्स इंटू जीरो जीरो आएगा। अगर एक कंप्लीट एक चक्कर लगा के अपनी जगह लौटती है वापस, तो उस वक्त वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पॉइंट पे देख रहे हैं, तो भी वो हर जगह पर जीरो ही वैल्यू देगा, जीरो हर वक्त जीरो होगा, क्योंकि हर वक्त फोर्स और मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उनके बीच में हर वक्त 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा। तो अब हम ये देख लेते हैं एक बार कि व्हाट आर द कंडीशंस, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कंडीशंस फॉर द वर्क टू बी जीरो। वर्क को जीरो होने के लिए क्या कंडीशन होनी जरूरी है? तो माय फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा है कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, क्योंकि फोर्स जीरो होने का जो केस, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स जीरो होना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फोर्स तो हम लगाएंगे, एटलीस्ट फोर्स तो कम से कम हम हर बार लगाएंगे काम करने के लिए, नहीं तो हम कैसे उम्मीद रखेंगे कि कोई वर्क हो जाए। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वर्क डन नहीं होगा, तो फोर्स तो कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन देखें तो फोर्स, या तो फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है, अगर ये जीरो हो गया तो वर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं तो जीरो ही आता है। अगर ये जीरो हुआ तो वर्क डन जीरो, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो भी वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा ये वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा कब जीरो होगा 90 पे, ठीक है, थीटा 90 होना चाहिए। तो दूसरा केस क्या है कि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, उस वक्त वर्क डन जीरो, क्योंकि उस वक्त कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस वक्त कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो ये हमें देगा वर्क जीरो। तो वर्क जीरो होने के दो कंडीशंस हैं। ओके, नाउ केस 3, केस नंबर 3, ठीक है, when displacement s is in the opposite direction to that of force। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल है, एक बार देख लेते हैं उस केस में होगा क्या। तो इस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की, यहां आपको शायद क्लियर ना हो, फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, थीटा की जो वैल्यू हो 180 डिग्री हो जाएगी, और cos 180 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो -1 होती है।
ठीक है, इसका मतलब हमारा वर्क कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू -1, तो ये वैल्यू -f इंटू एस हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में हम क्या बोलेंगे, और वर्क डन इज नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, इस केस में वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि cos 180 की वैल्यू नेगेटिव। ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें हम फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, देखिए ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यस, हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे इसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर हवा में इस तरह से फेंकते हैं, ऊपर हवा में फेंकते हैं, ऊपर को फेंकते हैं, तो क्या होगा, ऊपर फेंकने पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे नीचे खींच रहा है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो ऊपर हो रहा है ना, केस वही है। मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको, ऑब्जेक्ट को नीचे खींचना चाहता है, नीचे खींच रहा है। तो while throwing an object या while throwing a ball in upward direction, the force of gravity does a negative work. Force of gravity एक नेगेटिव वर्क करता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं उस वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगा। ठीक है, हमने तो पॉजिटिव वर्क किया, देखिए हमने बॉल ऊपर फेंकी तो हमारा फोर्स जो है, हमने जो फोर्स लगाया उसने तो पॉजिटिव वर्क किया, लेकिन उस वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया है, उसके द्वारा नेगेटिव वर्क होगा क्योंकि उसके द्वारा ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आया, वो तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है लेकिन फोर्स नीचे को लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना दोनों। ठीक है, और जब दूसरा एग्जांपल, जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे मूव कर रहा है, जैसे हम भी चलते हैं, हम चलते हैं, सरफेस पे मूव कर रहा है, इस तरह से सरफेस पे मूव कर रहा है ये। ठीक है, सरफेस पे मूव कर रहा है, तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन जो हो रहा है यहां पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन, इसकी मूवमेंट आगे हो रही है लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वहां भी यही केस है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव करता है, ठीक है, या बॉल है इस पे रोल करती हुई आगे जा रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन इसका मूवमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट, वो आगे को हो रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। उस वक्त वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव वर्क डन होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो सिर्फ मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए अपनी किताबें भी खोलनी पड़ेंगी, और जितना हो सके अगर नहीं समझ आता इस वीडियो को रिपीट करें, बुक्स खोलनी तो पड़ेंगी। ठीक है, नोट्स बनाने होंगे आपको। वैसे अगर आप चाहें तो जितना भी मैंने बताया इस वीडियो में वो सब आप नोट मेकिंग करते रहें साथ में, बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है, आप चैप्टर्स पढ़ते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, और देखिए आपका सिलेबस कितने अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। हो गया, हंसते क्यों हो यार? इसी तरह से आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द प्रेम शर्मा शो, और करते रहिए पढ़ाई विद प्रेम शर्मा ओनली पीपी की पाठशाला। और हाँ दोस्तों, लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।